हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम लोग जिससे जो आपके सिलेबस में तीसरा टॉपिक दिया गया है, सिलेबस नंबर 3 में भूगोल। तो आज हम लोग भूगोल पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बता दें कि हम लोग भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करें और हम इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, जहां से आप लोग जाकर अवश्य देखें और अपना पूरा सिलेबस अवश्य कवर करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां से हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें आपको आज जो चर्चा करनी है वो आपके जो सिलेबस 3 में दिया गया है, भूगोल। तो आज हम लोगों को भूगोल पर चर्चा करना है और पहले हमको देखना है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल और पर्वत, झील और नदियाँ जो हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड, देखिएगा, आप लोगों को जो दिया गया है घटना चक्र की बुक में पहला पॉइंट वह आपको दिया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत है वह किस लैंड का भाग है, तो आप लोगों को बताना है कि वह गोंडवाना लैंड का भाग है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब पृथ्वी विखंडित हो रही थी तो उस समय 2 भागों में विखंडित हुई, एक गोंडवाना लैंड और दूसरा अंगारा लैंड। तो जो गोंडवाना लैंड का भाग है वह भारत है, तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग याद रखिए कि जो गोंडवाना लैंड के अन्य भाग हैं वह हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को दिया गया भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। यह है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसको आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे आप लोगों को दिया गया है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जाता है, फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि जो मानसून की 2 शाखा है वह है एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तर पूर्वी मानसून। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है फ्रेंड्स और एक अरब सागर की शाखा। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है फ्रेंड्स, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, यह अरब सागर की शाखा का मानसून है और इसी के द्वारा हिमालय जो है वह अपना अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। और अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वह करेंगे नदियों तथा घाटियों, नदियों की घाटी जो है उस पर हमें चर्चा करना है। या आपके सिलेबस में ऐसे ही दिया गया है, आप लोग सिलेबस अवश्य देखें और सिलेबस के अनुसार अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो जल्द से जल्द आप लोग सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। और नदियों की घाटी से आपके पेपर में 1 या 2 प्रश्न 100% देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक, बिल्कुल लापरवाही न करते हुए डेली बेसिस पर क्लासेस देखा करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आप लोगों को दिया गया है हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है कि पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। तो जितनी भी नदियाँ आपको हिमालय से निकलती हुई दिखाई देती हैं वह सभी पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। उसके बाद फ्रेंड दिया गया है गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो इसको भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग गंगोत्री ग्लेशियर को याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया है टिहरी स्थान पर गंगा में भिलंगाना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि टिहरी स्थान पर गंगा में भिलंगाना और देवप्रयाग में अलकनंदा में आकर मिलती है। तो फ्रेंड्स, यह पॉइंट आपसे पूछा जा चुका है।
उसके बाद आप लोगों को दिया गया है, इंडिकेट कीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कीजिएगा। भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। यह आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंड जहाँ पर जो देवप्रयाग है वहीं पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और उसके बाद जो गंगा है वह अपने मेन रूप में आती है, गंगा के रूप में। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों से प्रवेश करती है। तो यह पेपर में जो वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पर 100% इस तरह के प्रश्न फ्रेंड्स बन सकते हैं। और यूपीपी में यह प्रश्न पूछा गया था कि गंगा किस स्थान पर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो आप लोगों को वहाँ बताना था कि जो गंगा है वह हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है कि गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है। तो वह पद्मा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि आगे चलकर जो बांग्लादेश में फ्रेंड्स पद्मा है वह ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है, यानी मेघना मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां। आप लोग इंपॉर्टेंट इसे कीजिएगा कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन से। तो फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया, रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, बागमती इंडिकेट कीजिएगा, कोसी और यमुना। तो फ्रेंड्स जो काठमांडू है वह बागमती नदी के किनारे ही पर स्थित आपको मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग गंगा की सहायक नदी समझे होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है, बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ। फ्रेंड्स आपको यह कहा गया है कि जो गंगा में बाएं किनारे से नदियाँ मिलती हैं उनको आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, ये सभी नदियाँ जो है वह गंगा में बाएं किनारे से मिलती हैं। और उसके बाद फ्रेंड देखिएगा, दाहिने किनारे से मिलने वाली नदियाँ में सहायक है यमुना और सोन। तो आप लोग इसको भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर इंडिकेट कीजिएगा। आप लोग उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर फ्रेंड्स कौन कौन से। वहाँ है फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो। तो फ्रेंड्स आप लोग हम फिर पढ़ते हैं एक बार, आप लोग दोबारा मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और सोरो जो है फ्रेंड्स यह गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित आपको मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, कानपुर गंगा नदी के दाहिने किनारे तथा वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित। फ्रेंड्स यह जो वाराणसी वाला प्रश्न है यह आपसे एक बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा, कानपुर जो है वह गंगा नदी के दाएं किनारे तथा वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर आपको स्थित मिलेगा। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है, यमुना नदी यमुनोत्तरी हिमनद के बंदर पुछ चोटी के पास से निकलती उद्गमित होती है। तो फ्रेंड्स आपसे यह बंदर पुछ जो है अब की बार जो IAS प्री का एग्जाम हुआ था वहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, केन, बेतवा एवं चंबल यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा, केन, बेतवा एवं चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोगों को दिया गया, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग तीनों को इंडिकेट कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो ये तीन नदियां हैं उनका जो उद्गम स्थान है फ्रेंड्स वह मानसरोवर के पास से ही होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे चलिए और आगे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आप लोगों को दिया गया है, पढ़िएगा, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो फ्रेंड देखिएगा, वह है जयमूली, तीस्ता, कामेंग, सुवर्णश्री, धनश्री, बूढ़ी दियांग और संकोच इंडिकेट कीजिएगा। और मेरे साथ आप लोग दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को दिया गया है, जयमूली, तीस्ता,
कामेंग, सुवर्णश्री, धनश्री, बूढ़ी दियांग और संकोच। तो फ्रेंड्स ये जो नदियां हैं वह आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग याद कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे आपको दिया गया है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में सांगपो या सापू और असम में ब्रह्मपुत्र, लेकिन जब वह जमुना यानी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है तो वह 3 देशों में बहती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स आप लोग सतलज नदी को याद रखिएगा। और जो सतलज नदी है फ्रेंड्स वह भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो आप लोग शिपकिला दर्रे को भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर के निकट स्थित राकस ताल या राक्षस ताल से होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलिए, आगे आपको दिया गया है भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा नर्मदा, ताप्ती एवं माही को याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है तापी नदी मध्य प्रदेश की, जो ताप्ती है फ्रेंड्स इसी को तापी के नाम से भी जाना जाता है। तापी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। तो आप लोग देखिएगा कि बैतूल के पहाड़ी यानी मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है फ्रेंड्स तापी नदी। चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है अमरकंटक। अमरकंटक नदी मध्य प्रदेश यानी नर्मदा नदी, सॉरी ना फ्रेंड्स, अमरकंटक नदी नर्मदा नदी या नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है नर्मदा नदी बिंद एवं सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे आप लोगों को दिया गया है दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होती है। तो फ्रेंड्स आपसे दामोदर नदी के बारे में पूछा जा चुका है कि दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वह छोटा नागपुर पठार से होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कीजिएगा, दामोदर का यानी दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। आपसे यहाँ पेपरों में बार बार पूछा गया है। आपको फिर अगला पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स, इसको भी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी ही है। तो आप लोग इसको भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है गिरिडीह, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग दामोदर नदी जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाएगा कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो वह दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिए, और आगे आप लोगों को दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। यानी उत्तर में सबसे स्वर्णरेखा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे याद कीजिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर क्रम पूछा जाए तो वह है स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है गोदावरी नदी लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसमें फ्रेंड्स आप जब आपसे फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट लंबाई ही पूछ ली जाती है और आप लोगों को याद नहीं रहता। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे आपको दिया गया गोदावरी नदी महाराष्ट्र के मुंबई के निकट नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि जो गोदावरी नदी है वह नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह पॉइंट भी आपसे पूछा गया है कि वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स वह गोदावरी को कहा जाता है। उसके बाद इसमें आप लोग कन्फ्यूज होते हैं
कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फ्रेंड दक्षिण गंगा, गोदावरी, दक्षिण की गंगा अगर पूछा जाए तो वह कावेरी को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे आप लोगों को दिया गया है कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है जो कि कोडगू जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाएगा कि कावेरी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आपको बताना है कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है कोसी नदी पूर्वी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। तो आप लोग इसको भी इंडिकेट कीजिएगा कि जो कोसी नदी है वह नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया भागलपुर बिहार के समीप कोसी नदी गंगा में मिलती है। तो फ्रेंड्स इसको भी आप लोग कंठस्थ कीजिएगा कि भागलपुर के समीप जो है वह जो कोसी नदी है वह आकर मिलती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है कोसी अपना मार्ग परिवर्तन करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो कोसी वो अपने मार्ग परिवर्तन और आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का शोक तो आप लोग दामोदर को बताएंगे, वहीं जो बिहार का शोक अगर आपसे पूछा जाता है तो वह कोसी को आप लोग बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया श्योक नदी को काराकोरम श्रेणी में मृत्यु की नदी इंडिकेट कीजिएगा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर यह पूछा रिवर ऑफ डेथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, रिवर ऑफ डेथ के नाम से किसे जाना जाता है तो वह श्योक नदी को जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया सतलज जो है वह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिवकिला दर्रे यानी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया कपिली नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आपसे यह पूछा भी जा चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा कि जो कामरूप नगर है वह कपिली नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आप लोग कामरूप नगर और कपिली नदी को याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो इंडिकेट कीजिएगा चौड़ाई की दृष्टि से वह जोग प्रपात है, यानी चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वह जोग जलप्रपात है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। और जो जोग जलप्रपात है वह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। तो इसको भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स चौड़ाई के अनुसार तो वह जोग जलप्रपात है और आयतन के अनुसार वह शिव समुद्रम जलप्रपात है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला दिया गया चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के भगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो आप लोग चित्रकूट जलप्रपात को भी याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, तो वह चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिए, आगे आपको दिया गया है दूध सागर जलप्रपात। इंडिकेट कीजिएगा। जो दूध सागर जलप्रपात है वह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी, इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड दूध सागर के बारे में कि जो दूध सागर जलप्रपात है वह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है धुआंधार जलप्रपात, या भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये सभी आपसे पेपर में आइडेंटिटीज ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा। आगे आप लोगों को दिया गया है चिल्का झील भारत में उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो चिल्का झील है वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भी आपसे पूछा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया फुलहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। फ्रेंड जो फुलहर झील है वह पीलीभीत उत्तर प्रदेश में मिलती है और यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए। आगे आपको दिया गया लोनार झील, यह महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में, असम में आपको फ्रेंड्स चंदूबी झील आपको असम में, एवं हमीरसर झील चंदूबी झील और हमीरसर झील फ्रेंड्स असम में आपको चंदूबी झील एवं जो हमीरसर झील है वह आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है भारत की नदियाँ एवं
उसकी लंबाइयाँ, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। यहाँ से आपके पेपर में 100% एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोगों को दिया गया है गंगा, गंगा की लंबाई आपको दी गई है 2525 किलोमीटर। उसके बाद जो नदी है गोदावरी, गोदावरी की लंबाई फ्रेंड्स वह 1465 मीटर। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। और उसके बाद जो महानदी है, महानदी की लंबाई फ्रेंड्स 858 किलोमीटर है। तो आप लोग इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और आगे आप लोगों को दिया गया है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है, जिसका उद्गम मैदान से होता है। तो फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है, जिसका उद्गम मैदान से होता है। यानी फ्रेंड्स मैदान से जो है गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील पीलीभीत से होता है। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया सोन नदी का वास्तविक स्रोत शहडोल जिले में अमरकंटक है। तो आप लोग इसका भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह गोदावरी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र जो है वह भी गोदावरी का है। तो आप लोगों से इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया हुंड्रू प्रपात, यह स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में बना स्थित है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि जो हुंड्रू है जलप्रपात है वह स्वर्ण रेखा नदी महाराष्ट्र झारखंड में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर वह कानपुर है। आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया लूनी एक भूमबंधित नदी है। तो आप लोगों को हम बता दें कि लूनी जो है वह एक भूमबंधित नदी है जो कि कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। उसके आगे चलिएगा फ्रेंड्स। और आगे आपको दिया गया घग्घर, अंतःस्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है। इसका प्राचीन नाम सरस्वती। तो फ्रेंड्स जो घग्घर नदी है इसी को पहले सरस्वती के नाम से जाना जाता है। आपकी जो वैदिक काल है वहाँ पर आपको सरस्वती नाम का जिक्र होता है। तो आप लोग जब इतिहास पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको इसका नाम अवश्य पढ़ाया गया होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा, आपको दिया गया है तट पर बसे शहर और नदियाँ। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ईमानदारी पूर्वक देखिएगा। फ्रेंड्स जो गोरखपुर है वह राप्ती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, अहमदाबाद फ्रेंड्स जो है वह साबरमती नदी के किनारे है। उसके बाद आपको दिया गया हैदराबाद। फ्रेंड्स हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नासिक गोदावरी, कोटा जो है वह चंबल नदी के किनारे आपको मिलेगा और लुधियाना सतलज नदी, लखनऊ गोमती नदी के किनारे फ्रेंड्स, और उज्जैन आपको क्षिप्रा नदी के किनारे, आगरा आपको यमुना नदी के किनारे, और कटक जो है वह फ्रेंड्स महानदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा और इससे फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से पेपर में आपके प्रश्न पूछा जाता है। नहीं तो आप लोग PDF लेकर इसे पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए आगे। और आगे आप लोगों को दिया गया है नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया। तो आप लोगों से फ्रेंड पूछा गया है कि नदी लिंकिंग परियोजना जो है उसका विचार किसने सर्वप्रथम दिया। तो वह जो सिंचाई इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया ने दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया फरक्का बैराज का निर्माण 1975 ईस्वी में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड दिया गया इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरके बैराज के निकट ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। तो फ्रेंड आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिया गया है ब्यास परियोजना पंजाब, इंडिकेट कीजिएगा। ब्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो फ्रेंड्स यह आपसे पूछा गया है तो आप लोगों को इसे याद रखना है। उसके बाद आप लोगों को दिया गया ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है, यह आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक है गंगा नहर। तो फ्रेंड्स आप लोग गंगा नहीं गंगा नहर है, ना कि आप लोग गंगा नदी लगा के आइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया निचली गंगा नहर का उद्गम नरौरा बुलंदशहर। तो आप लोग नरौरा बुलंदशहर से देखिएगा, यहाँ से निचली गंगा नहर का उद्गम होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा।
आगे आपको दिया गया उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, आपके पेपर में हजारों बार यह पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है, तो फ्रेंड्स वह है शारदा नहर, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नदी पर ही स्थित है, तो आप लोग फ्रेंड्स यह आपसे पूछा गया है एक बार, तो आप लोग खातिमा शक्ति केंद्र को आप लोग याद रखिएगा कि जो खातिमा शक्ति केंद्र है वह शारदा नदी पर स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से किया जा रहा है, जिससे लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल है। तो फ्रेंड्स आप लोग सरदार सरोवर परियोजना को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को दिया गया भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना, इम्पॉर्टेंट कीजिएगा, आपके पेपर की दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट हो सकती है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना। तो फ्रेंड्स इसमें सिंपल वे में यही पूछा जाएगा कि भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना में कितने राज्य शामिल है, तो 3 राज्य कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है भाखड़ा नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है, तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पांडिचेरी। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा कि कावेरी नदी जल विवाद में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पांडिचेरी शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, और आगे आप लोगों को दिया गया है हीराकुंड बांध, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया हीराकुंड बांध संभलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर 20 फीट ऊंचा और 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से अगर यह पूछा जाए कि हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है कि वह 48 किलोमीटर के लगभग में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और यह जो है विश्व का सबसे लंबा बांध भी है हीराकुंड बांध। आगे आप लोगों को दिया गया है, इंडिकेट कीजिएगा, चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा जो चंबल परियोजना है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, कल्पसर परियोजना जो है वह आपके पेपर आवेव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, और जो कल्पसर परियोजना फ्रेंड्स है वह गुजरात में है और मीठे पानी की परियोजना है। उसके बाद है केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि केरल में कौन सी चल रही है, वह मंगलम सिंचाई परियोजना चल रही है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है नागा अर्जुन सागर बांध, जो नागा अर्जुन सागर बांध है वह कृष्णा नदी पर स्थित है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया बरगी ओंकारेश्वर, आप लोग इंडिकेट कीजिए, बरगी ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध जो है यह आपको नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। बरगी ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया चुक्का बांध, जो चुक्का बांध परियोजना है वह भारत ने भूटान के सहयोग से, चुक्का बांध परियोजना है वह भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो आप लोगों से यह पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया टिहरी बांध, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, टिहरी बांध उत्तराखंड के मध्य प्रदेश में भागीरथी पर निर्मित बांध है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, टिहरी बांध। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर जो कि ब्यास, रावी एवं सतलज से जल प्राप्त करती है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है एक तरफ परमाणु केंद्र और दूसरी तरफ राज्य की कौन सा परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ से आपके पेपर में 100% प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसे सीखने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको एक तरफ दिया गया भद्रा, जो भद्रा परमाणु केंद्र है वह कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद कलपक्कम, जो कलपक्कम है फ्रेंड्स वह तमिलनाडु में स्थित है। राणा प्रताप सागर जो परमाणु केंद्र है वह राजस्थान में स्थित है। नरौरा जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और फ्रेंड्स जो तारापुर है वह भारत का सबसे पुराना है और वह महाराष्ट्र में स्थित है, तो आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए आगे आपको दिया गया अति विवादित बबली प्रोजेक्ट, वह मध्य प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स आपसे अगर यह पूछा जाए बबली प्रोजेक्ट
किस राज्य में है, तो वह महाराष्ट्र में है, ना कि मध्य प्रदेश में। सॉरी फ्रेंड्स, बबली प्रोजेक्ट जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया महात्मा गांधी सेतु। जो महात्मा गांधी सेतु है वह बिहार में स्थित है, तो आप लोग इसको भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया ओंकारेश्वर परियोजना। जो ओंकारेश्वर परियोजना है वह नर्मदा नदी में संबंध परियोजना है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया बगलिहार पावर प्रोजेक्ट। जो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट है वह चेनाब नदी पर अवस्थित है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको इंडिकेट कीजिएगा। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जो यह है वह चेनाब नदी पर स्थित है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है फ्रेंड्स वह बेतवा नदी पर अवस्थित है, तो आप लोग इसको भी इंडिकेट कीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध यह बेतवा नदी पर अवस्थित आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध। जो उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स परीक्षा बांध है वह बेतवा नदी पर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी यहीं तक। अगर आज की क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखी तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में क्लास को अवश्य देखें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अगर आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आप लोग पहले ही प्रयास में अच्छे नंबरों से UP PT का पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देखें, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।